अध्याय 13। घर वापसी। जलते सूरज के तले छत और बरामदे तक की गैल्वनाइज्ड लोहे की चादर गर्मी बिल्कुल असहनीय है। मैं बगीचे में धूप छांव का आनंददायक खेल देख रहा हूँ और चिड़ियों का गीत सुन रहा हूँ जैसे जैसे वे हल्के नीले आकाश में एक दूसरे का पीछा करते हुए गा रही हैं और मैं उदास हूँ। मैंने अभी अभी अंतिम पूर्ण विराम लगाया है इस पुस्तक के 12वें अध्याय के अंत में, जिसे मुझे लिखने के लिए कहा गया था। काम हमेशा इतना सरल नहीं था। अक्सर वर्णन छूट जाते थे और मैं घंटों तक कुछ बातों के जो ताऊ ने बताई थी फिर से याद आने का प्रयास करता था, और विशेष बातें जो वो चाहती थी कि मैं लिखूं। फिर जिस पर मैं पूरी तरह से हताश हो जाता, सब कुछ याद आ जाता था। हर बार जैसे कि कोई आवाज़ मेरे कंधे पर खड़ी होकर डिक्टेशन दे रही हो, और मैं इतना लिखता जाता था कि मेरे हाथों में अकड़न आ जाती थी। कभी 3-3 घंटे, कभी उससे भी देर तक, और कभी कम। बिंब मेरे मस्तिष्क में भरने लगते थे। इस पुस्तक को लिखते समय शब्द मेरे मन में ऐसे होड़ लगाते थे कि मैं चाहता था काश मुझे शॉर्ट हैंड टाइपिंग आती होती। और अब फिर से विचित्र अनुभूति वापस आ गई है। क्या आप यहाँ हैं ताऊ? मैं पूछता, बिना कभी उत्तर प्राप्त किए। क्या आप में से कोई मेरे आसपास है? ताऊ, बियास्त्रा, लतोली, लतीनूजी, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे संकेत दीजिए, कोई ध्वनि, कृपया उत्तर दीजिए। तुमने मुझे बुलाया? मैं ज़ोर से बोल पड़ा था और मेरी पत्नी दौड़ती चली आई थी। वो मेरे सामने खड़ी थी, ध्यान से मुझे देखती। नहीं तो? तुम बार बार ऐसा कर रहे हो। नहीं कर रहे क्या? अपने आप से बात। मुझे खुशी होगी कि किताब ख़त्म हो गई और तुम वापस पृथ्वी पर हो गए। सच में। वो चली गई बेचारी लीना। उससे निश्चय ही आसान नहीं रहा है पिछले कई महीनों से ये सब झेलना। उसे सब कैसा लग रहा होगा। एक सुबह वो उठी, मुझे सोफे पर पसरा पाया, मुर्दे से पीला, सांस में तकलीफ और बुरी तरह से सोना चाहता हुआ मैंने उससे पूछा कि क्या उसे मेरा नोट मिल गया था। हाँ, वो बोली, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस पर विश्वास करने में कठिनाई होगी, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोग अपने ग्रह पर ले गए थे। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी कृपया मुझे जितना हो सके सो लेने दो। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पसर रहा हूँ जिससे तुम्हें न जागना पड़े। तुम्हारी थकान मेरे ख्याल से किसी और वजह से तो नहीं है ना? उसका स्वर मधुर और तीखा दोनों सा था और मैं उसकी चिंता समझ रहा था। पर उसने मुझे सोने दिया और 36 घंटों का समय गुजर गया जब मैं अपनी आंखें खोल पाया। मैं उठा तो लीना मुझ पर झुकी हुई थी, एक नर्स की तरह चिंतित, जो किसी गंभीर रोगी को देख रही हो। क्या हाल है तुम्हारे? उसने पूछा। मैंने डॉक्टर को बुला ही लिया था। मैंने कभी तुम्हें इतनी देर तक सोते नहीं देखा, बिना एक बार भी हिले डुले। और फिर तुम सपने में देख रहे थे और नींद में चिल्ला रहे थे। जिस आरकी या आरकी का जिक्र कर रहे थे वो कौन है? और ताऊ, क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो? मैं उसे देखकर मुस्काया और उसके हाथ चूमे। मैं तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूँ। मेरे मन में तब आया कि हज़ारों पति पत्नी ऐसा ही कहते हैं जबकि उनकी सब कुछ बताने की कोई नीयत नहीं होती। मैंने चाहा काश मैंने कुछ इससे कम अभद्र और सामान्य सा कुछ कहा होता। हाँ, मैं सुन रही हूँ। ठीक है, और तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। लेकिन मैं एक ही कहानी 2 बार नहीं सुनाना चाहता। हमारे बेटे को भी बुला लो जिससे मैं दोनों को सुना सकूं। 3 घंटे बाद मैं अपने अति विशिष्ट साहस का वर्णन लगभग समाप्त कर चुका था। लीना, जो मेरे परिवार की सबसे कम ऐसी बातों पर विश्वास करने वाली सदस्य है, मेरे कुछ हाव भाव और आवाज़ के अंदाज से पता लगा चुकी थी कि कुछ तो बहुत गंभीर हुआ था मेरे साथ। जब कोई किसी के साथ 27 वर्ष रहता है, कुछ बातों को गलत नहीं समझा जा सकता। मैं सवालों से घिर गया था, विशेषकर अपने पुत्र के, क्योंकि वो हमेशा दूसरे ग्रहों पर बुद्धिमान प्राणी होने में विश्वास रखता था। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? लीना ने पूछा। मुझे ताऊ के शब्द याद आ गए। वे प्रमाण मांगते हैं मिशेल, और हमेशा और अधिक प्रमाण। अपनी ही पत्नी से प्रश्न आने के कारण मैं थोड़ा निराश हुआ। नहीं, कोई नहीं, लेकिन जब तुम किताब को पढ़ोगी जो मुझे लिखनी है, तुम जान जाओगी कि मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं करना पड़ेगा, तुम जान जाओगे। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं अपने मित्रों से कहूँ मेरा पति अभी अभी यावा ग्रह से वापस आया है? मैंने उसे यह मामला किसी से साझा नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि मुझे कुछ ना बोलने बल्कि पहले लिखने का आदेश मिला था। मुझे लगा यह बेहतर ही था हर हाल में, क्योंकि शब्द हवा में खो सकते हैं जबकि जो लिखा जाता है वो रहता है। दिन और महीने गुजरते गए और अब किताब समाप्त हो चुकी है। जो शेष है वो है इसका प्रकाशन। इस विषय पर ताऊ ने मुझे बताया था कि कुछ दिक्कतें होंगी। ये उसने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में पृथ्वी पर वापस लौटते समय विमान में कहा था। विमान, यह शब्द मेरे मस्तिष्क में कितनी बातें ला देता था। उस देर शाम को बीच पर ताऊ ने नन्हे से तारे की तरफ इशारा किया था जो सूर्य है।
वो अब मेरे पसीने छुड़वा रहा है। हम फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर थे और स्पेस बेस की तरफ जा रहे थे। जल्दी जल्दी बिना एक शब्द बोले एक स्पेसशिप तुरंत जाने के लिए तैयार हमारी प्रतीक्षा में था। बेस तक की हमारी छोटी सी यात्रा के दौरान मैंने अंधेरे में देखा कि मेरे सहयोगियों के ऑरा उतने नहीं चमक रहे थे जितने सामान्य तौर पर चमकते थे। रंग फीके पड़ गए थे और उनके शरीर के अधिक निकट थे। मुझे इस पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। जब हम विमान पर सवार हो गए, मैंने पूर्व अनुमान लगाया कि हम एक यात्रा पर जा रहे थे, शायद किसी विशेष अभियान पर, किसी पड़ोसी ग्रह के लिए। ताऊ ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। हमारा टेक ऑफ नॉर्मल था और कोई विशेष बात नहीं हुई। मैं देखता रहा जैसे जैसे सुनहरा ग्रह तेज़ी से छोटा होता गया, यह मानकर कि कुछ घंटों के समय में मैं वापस आ जाऊंगा, या शायद अगले दिन। कई घंटे बीत चुके थे जब ताऊ ने आखिर में फिर से कुछ कहा। मिशेल, मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी उदासी पढ़ ली है। ये सब सच है, क्योंकि कुछ वियोग दूसरों से अधिक दुखदायी होते हैं। मेरे साथी और मैं तुमसे बहुत लगाव रखने लगे थे, और अगर हम उदास हैं तो इसलिए कि इस यात्रा के अंत में हमें अलग होना पड़ेगा। हम आपको वापस आपके ग्रह पर ले जा रहे हैं। फिर से मुझे अपने पेट के अंदर एक मरोड़ सी लगी। मुझे आशा है कि आप हमारे इतनी जल्दी छोड़ने पर बुरा नहीं मानेंगे। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे हम आपको पश्चाताप से बचा सकें, जो किसी को अपनी पसंद के स्थान को छोड़ने पर हमेशा होता है। और मैं जानती हूँ कि आपको हमारे ग्रह से और हमारे साथ से बहुत प्यार हो गया है। ये सोचना मुश्किल है, ये मेरी अंतिम रात है या ये अंतिम बार है जब मैं इसे या उसे देखूँगा। मैंने नीचे देखा और कुछ भी नहीं कह सका। हम मौन में बैठे रहे कुछ समय तक। मुझे भारीपन लग रहा था, जैसे कि मेरे हाथ पैर और अंग भारी हो गए थे। मैंने धीमे से अपना सिर ताऊ की तरफ घुमाया, उसे अविश्वास से देखते हुए। वो और भी अधिक दुखी लग रही थी और कुछ अलग ही उससे खोया हुआ सा लग रहा था। अचानक मैं जान गया, वो उसका ऑरा था। ताऊ, मुझे क्या हो रहा है? मैं आपका ऑरा नहीं देख पा रहा हूँ। ये सामान ही है मिशेल। प्रधान थाउरी ने आपको 2 भेंट दी थी, ऑरा देखने की क्षमता और भाषाओं को समझने की क्षमता, आपको सीखने में मदद के लिए, केवल सीमित समय के लिए।